हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं 21 जून 2024 का करंट अफेयर्स। दिस इज आवर टीम और ये टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स न्यूज़पेपर में ज़्यादा नहीं थे। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल से रिलेटेड है कि गवर्नमेंट को पॉलिसी में क्या चेंजेस लाने चाहिए कि नहीं लाने चाहिए। तो फिर ये थोड़ा ऐसे का मैटर भी बनता है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट भी यहाँ यूज होते हैं। जीएस 2 में रेगुलेशन और पॉलिसी की भी बात होती है और जीएस 3 में इन्वायरमेंट रिलेटेड बातें यहाँ पे होती हैं। सेकंड टॉपिक हम कवर करेंगे इंडिया और चाइना रिलेशंस के बारे में है। इंडिया चाइना रिलेशन कैसा होना चाहिए, खासकर मोदी 3.0 एरा में ये आईआर का टॉपिक आपका बनता है। और ये पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो? ये कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टार्ट करते हैं। शुड ईवी एंड हाइब्रिड बी ट्रीटेड इक्वली फॉर गवर्नमेंट सब्सिडीज? क्या ईवी को और हाइब्रिड को एक जैसा ट्रीट किया जाना चाहिए गवर्नमेंट की सब्सिडी के लिए? द आर्टिकल क्रिटिकली एग्जामिन्स इंडियाज अप्रोच टू प्रमोटिंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। इंडिया का अप्रोच क्या है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करने का? फोकसिंग ऑन द डिबेट बिटवीन इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड एंड इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल। तो एक जो डिबेट है कि हमें किसको प्रमोट करना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को करना चाहिए कि हाइब्रिड व्हीकल को करना चाहिए कि इंटरनल कंबशन इंजन्स वाले व्हीकल को करना चाहिए। तो ये डिबेट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। पहले तो हम कुछ डेटा की बात कर लेते हैं। इंडियाज रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अबाउट 12% ऑफ कंट्रीज CO2 emission। कितना परसेंट? 12%, मेकिंग इट द थर्ड मोस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिटिंग सेक्टर आफ्टर एनर्जी एंड एग्रीकल्चर। ये किसका है? ये IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का डेटा है। और ये डेटा आप बिल्कुल याद रखो, GS 3 में आपको इसको यूज करना ही करना है, चाहे आप APSC का मेंस दो चाहे आप UPSC का मेंस दो। फोकस ऑन रोड ट्रांसपोर्ट, अबाउट 90% ऑफ इमिशन इन ट्रांसपोर्ट आर फ्रॉम रोड ट्रांसपोर्ट, ऑब्वियस बात है। 20% ऑफ दिस फ्रॉम पैसेंजर कार। पैसेंजर कार में कितना है? 20% है। बाकी ये ट्रक्स देख रहे हो ना, इनसे काफी ज्यादा आता है। तो फेम पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। फेम पॉलिसी का मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करने वाली पॉलिसी है। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये फेम पॉलिसी कब लाया गया? 2015 में लाया गया कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फास्ट ट्रैक कर सके। द थर्ड इटरेशन ऑफ दिस पॉलिसी इज लाइकली टू बी अनाउंस। तो दो बार ये पॉलिसी को कंटिन्यू किया जा चुका है, फेम 1 फेम 2 करके। और फेम 3.0 भी जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। फेम में क्या पॉलिसी चेंजेस होने चाहिए? फेम एम्स टू जनरेट डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड हाइब्रिड बाय सब्सिडाइजिंग रिटेल सेल्स। रिटेल सिंगल खुदरा सेल्स को सब्सिडाइज करना चाहता है कौन? फेम। और फेम से ईवी और हाइब्रिड का सेल बढ़ाना चाहता है, जिससे कि जो इनके कंपोनेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है ईवी सेक्टर का नेशन वाइड, वो और ज्यादा बढ़ चुके। हाउएवर सब्सिडीज फॉर हाइब्रिड हैव बीन स्ट्रिक्टली रिमूव। और धीरे धीरे हाइब्रिड कार्स के लिए, हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए सब्सिडीज को धीरे धीरे रिमूव कर दिया गया है। ये अभी सबसे बड़ा कंसर्न है ना। हाइब्रिड के लिए सब्सिडी हटा दिया जाना, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। ये एक कोर पॉइंट है आप जिसको मेंशन कर सकते हो। कंट्रोवर्शियल रिमूवल ऑफ सब्सिडीज इन 2017, गवर्नमेंट विथड्रॉ सब्सिडी सपोर्ट फ्रॉम माइल्ड हाइब्रिड which affected popular car model that previously took advantage of about 65% of the subsidy component at that time। उस टाइम पे 65% सब्सिडी कंपोनेंट का फायदा जिस पॉपुलर कार मॉडल ने उठाया, अचानक से माइल्ड हाइब्रिड में से सब्सिडी को विड्रॉ कर लिया गया। अब बात करेंगे चैलेंजेस एंड पर्सपेक्टिव की, हाइब्रिड में या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या क्या चैलेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, क्या क्या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उनका होना चाहिए। तो पहले बात है लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, हाईवेज पे या फिर सिटीज में भी कम है। डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड एडवांस बैटरी कंपोनेंट। बैटरी का कंपोनेंट हम मैक्सिमम हम इंपोर्ट ही करते हैं चाइना वगैरह से, और टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट करते हैं। कोल डोमिनेटेड ग्रिड। अगर हम बैटरी ले आ रहे हैं, चार्जिंग पॉइंट लगा रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, चार्ज किससे चार्ज हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से। वो इलेक्ट्रिसिटी बन किससे रहा है? कोयला से ही तो बन रहा है। फायदा क्या हुआ? फायदा बस यही हुआ कि शहरों में वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकला, वो इलेक्ट्रिसिटी बन कोयला से रहा है। जहां वो कोल से बन रहा होगा वहां तो पॉल्यूशन हो ही रहा ना, वहां तो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ ही रहा है ना। तो कोल डोमिनेटेड ग्रिड है दैट इंक्रीजेस ईवीज ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट
फ्रॉम माइनिंग रेयर अर्थ मेटल। अब जैसे लिथियम उथियम यूज होता है, लिथियम यूज होता है तो लिथियम का माइनिंग किया जाएगा, उसमें भी कोयला, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन काफी हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से हमारा कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है। कम हो रहा है वहां जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज हो रहा है। अगर डीजल की जगह, पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज होगा तो सिटीज में पॉल्यूशन नहीं होगा, सिटीज में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं होगा। बट जहां लिथियम एक्सट्रैक्ट हुआ वहां हुआ ना, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई वहां हुआ ना। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसा नहीं करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को शिफ्ट कर दिया, कहीं और शिफ्ट कर दिया, सोर्स शिफ्ट कर देता है। Focus on two-wheelers and three-wheelers. Currently, two-wheeler constitute 75% of vehicle sales. इलेक्ट्रिक व्हीकल में टू व्हीलर में ही सबसे ज्यादा सेल देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि लोग स्कूटी खरीद रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक स्कूटी, और घर पे चार्ज में लगा दे रहे हैं। थ्री व्हीलर्स 4% है, मेकिंग अप ऑलमोस्ट 80% ऑफ व्हीकल सेल्स। जिससे कि ऑलमोस्ट व्हीकल सेल्स कितना हो जा रहा है, 80%। EV market has already solved major operational issues in these segments, showing significant success in EV transition। है ना, EV मार्केट ने बहुत ही ऑपरेशनल इश्यूज को सॉल्व किया है, जिससे कि सिग्निफिकेंट सक्सेस दिख रहा है ईवी के ट्रांजिशन। कॉमर्शियल एंड पैसेंजर व्हीकल, कॉमर्शियल व्हीकल, although commercial vehicle primarily freight vehicle are just 5% of the overall vehicle population, they contribute 34% of emission। कॉमर्शियल व्हीकल जैसे कि फ्राइट व्हीकल, फ्राइट है ना, गुड्स ढोने वाला, 5% ओवरऑल व्हीकल पॉपुलेशन का बनता है। बट कितना एमिशन कंट्रीब्यूट करता है, वो 34%। yet there is a no major discussion on hybrid truck। हम लोग किस पे बात नहीं करते, हाइब्रिड ट्रक पे बात नहीं करते। पैसेंजर कार एंड हाइब्रिड, हाइब्रिड्स मेक अप ए स्मॉल पोर्शन ऑफ पैसेंजर कार। हाइब्रिड कितना परसेंट ऑफ पैसेंजर कार बनते हैं, स्मॉल पोर्शन। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑफर 25-30% fuel efficiency compared to internal combustion engine, but model cost approximately 30 लाख अपीस। एक एक इंटरनल कंबशन इंजन वाला कार जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जिसको बोला जाता है, जिसका फ्यूल एफिशिएंसी भी काफी अच्छा होता है, वो कितना 30 लाख रुपए तक पड़ता है। सोचो तो फिर कौन ही खरीदेगा, वो लग्जरी कार में आ जाएगा। क्या मिडिल क्लास उसको खरीद पा रहा है, क्या नहीं खरीद पा रहा। आप 10 लाख की कार खरीदने जाओ तो क्या 30 लाख की खरीदोगे, क्या नहीं खरीदोगे। देर इज a native need to provide incentive for luxury car buyer, जो ये 30 लाख का कार खरीद रहे हैं। एक्चुअली इन पे सब्सिडीज होती या फिर बहुत ज्यादा टैक्सेस नहीं होते, कम किए जाते हैं, तो ये कार 22-23 लाख तक भी आ जाते हैं, है ना। तो फिर अगर आप 16-17 लाख का कार खरीद रहे हो तो 20-22 लाख के कार तक जा सकते हो, क्योंकि उसमें फ्यूल एफिशिएंसी आपको बहुत ज्यादा अच्छी मिलने लग जाती है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रिसोर्स एलोकेशन स्ट्रेटेजिक करना चाहिए, स्ट्रेटेजिक। जेनेसिस ऑफ फेम वाज टू मूव टुवर्ड एन एमिशन फ्री एनर्जी एफिशिएंट इंडिया। एमिशन फ्री, जहां एमिशन ज्यादा नहीं हो और एनर्जी क्या हो, एफिशिएंट हो। पॉलिसी इवोल्यूशन, पॉलिसीज नीड टू इवॉल्व एज द इकोसिस्टम चेंजेस। अर्ली इलेक्ट्रिक कार्स इन इंडिया हैड अ रेंज ऑफ अराउंड 120 किलोमीटर। आज की इलेक्ट्रिक कार की रेंज 300-400 किलोमीटर तो जा ही रही है, और इमिशन कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो पॉलिसी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। रिसोर्सेज हमारे पास इनफाइनाइट तो है नहीं, पैसा टैक्स पेयर का फाइनाइट ही होगा ना। तो उस फाइनाइट पैसे को बहुत सही जगह यूटिलाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। इवेल्युएटिंग जीरो इमिशन व्हीकल, क्वेश्चनिंग द कॉन्सेप्ट। प्राइमरी एनर्जी सोर्स इन इंडिया, ओवर 75% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस फ्रॉम कोल। है ना, तो कोल से बहुत ज्यादा हम प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, तो इसको चेंज करने की जरूरत है ना। इलेक्ट्रिसिटी अगर हम रिन्यूएबल से प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे तब तो ईवी का फायदा आएगा। चार्जिंग ईवी इन्वॉल्व्स इमिशन ड्यू टू कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, तो इमिशन होता ही है। पॉलिसी इवोल्यूशन, आईसीई की बात करो, कंबशन इंजन की बात करें या हाइब्रिड की बात करें या ईवी की बात करें, तो इमिशन रिडक्शन अपना गोल होना चाहिए। पॉलिसी मस्ट इवेलुएट whether the desired emission reduction are being achieved। तीनों में से उसको प्रमोट करना चाहिए जिसमें से जो इमिशन है, कोयला बेस्ड जो CO2 का इमिशन है, वो वाकई में कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस के भी कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आईआईटी कानपुर का एक रिपोर्ट बताता है कार सेगमेंट में, विद अ फोकस ऑन लाइफ साइकिल एमिशन एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। तो सस्टेनेबिलिटी के क्या क्या इशू होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं। लाइफ साइकिल एमिशन एनालिसिस, लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल में इंक्लूड्स एमिशन फ्रॉम प्रोडक्शन। जब कार बन रही है ना, बनते समय उसमें लिथियम आयन और बाकी चीजें आई और भी मैन्युफैक्चरिंग हुआ, उसमें भी तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हुआ कि नहीं हुआ। माइनिंग के टाइम में जब मेटल्स माइन हो रहे थे तब भी हुआ कि नहीं हुआ।
रिसाइकिल कार का हो रहा है, यूज हो रहा है, पूरे में कार्बन डाइऑक्साइड कितना इमिट हुआ वो सब निकालो, रादर देन कि हम लोग क्या निकालते हैं कि चलने में कितना यूज हो रहा है, उससे क्या ही खास फायदा होगा। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इनकम्पासेस टोटल एमिशन एंड कॉस्ट पर किलोमीटर इंक्लूडिंग बैटरी रिप्लेसमेंट। बैटरी रिप्लेसमेंट खर्चा लेके पर किलोमीटर कॉस्ट कितना आया, अगर पर किलोमीटर कॉस्ट 5-6 रुपीज आ रहा है तो फिर क्या फायदा हुआ, है ना। उतना तो हमें डीजल और बाकी पेट्रोल कार भी दे ही रही है। अ मोर क्वालिटेटिव मेजर बट इक्वली इम्पोर्टेंट, सोशल सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं है, सोसाइटी में ये सस्टेन होगा पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फाइंडिंग फ्रॉम द एनालिसिस क्या कहता है, हायर एमिशन फ्रॉम ईवीज, लाइफ साइकिल एनालिसिस, इन मेनी केसेस ईवी एमिशन आर हायर देन दोज फ्रॉम आईसीई एंड हाइब्रिड व्हीकल। बहुत सारे केस में ईवी का एमिशन जो है वो हायर ही है इंटरनल कंबशन इंजन से। ऑपरेशनल कॉस्ट कितना है, इंडिया ऑफन कंसिडर एमिशंस एंड कॉस्ट ओनली फ्रॉम द चार्जिंग फेज, ओवरलुकिंग फैक्टर्स लाइक बैटरी रिप्लेसमेंट। हम लोग क्या फैक्टर ओवरलुक कर देते हैं, बैटरी रिप्लेसमेंट वगैरह का फैक्टर ओवरलुक कर देता है। एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है हाइब्रिड और ईवीज के बीच में, हाइब्रिड जो है लीस्ट पॉल्यूटिंग होते हैं, हाइब्रिड इमर्ज एज द लीस्ट पॉल्यूटिंग पावर ट्रेन। EVs in India, due to the coal-based power grid, EV can be sometime be more polluting than ICE vehicle. Coal-based power grid है, तो इस वजह से EV जो है वो ज्यादा पॉल्यूटिंग हो जाता है, किससे, ICE इंटरनल कंबशन इंजन। पर इंटरनल कंबशन का मतलब उनके अंदर ही क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा होता है ना। अब जब हम बात करेंगे ईवी का, तो ईवी में थोड़ी इंटरनल कंबशन हो रहा होता है, ईवी में तो बस इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और उससे चल रहा है, कुछ कंबशन नहीं हो रहा है वहां पे, बस एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है ना। रिसोर्स लिमिटेशन, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज, इंडिया लैक्स द नेसेसरी रॉ मटेरियल, कोबाल्ट नहीं है, निकल नहीं है, लिथियम नहीं है जिससे बैटरी बनाई जाए। स्मॉल बैटरी पैक एडवांटेज, हाइब्रिड रिक्वायर स्मॉलर बैटरी पैक, क्योंकि हाइब्रिड कार्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हाइब्रिड कार पेट्रोल प्लस बैटरी दोनों से चल रहा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पेट्रोल का एफिशिएंसी बढ़ा देता है, जो पेट्रोल कार आपको 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे रही होती है, अब उसमें बैटरी लग जाने के, बैटरी जो एडिशनल काम करती है वो लग जाने के बाद से 25 to 30 किलोमीटर पर लीटर का आपको माइलेज मिलना लग जाता है, ठीक है। वो बैटरी भी काफी सिटीज के मामले में सस्टेन करके ले जाती है। ब्रेक्स लगाते हो तो ब्रेक्स लगाने में जो ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी चल रहा था कार का, कार जो मोमेंटम में था वो कंजर्व हो जाता है और बैटरी को चार्ज कर देता है, तो ऐसे करके बैटरी चार्ज भी होते रहता है। तो स्मॉलर बैटरी पैक ही वहां चाहिए और वो ज्यादा एडवांटेजेस कई बार हो जाते हैं। पॉलिसी रिकमेंडेशन क्या है, हाइब्रिड्स आर करेंटली टैक्स्ड हायर देन आईसी व्हीकल, तो ये कम करना आई थिंक जरूरी है। proposed GST reduction, there is a proposal to significantly reduce GST on hybrid, हाइब्रिड पे जीएसटी रिड्यूस किया जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। मैं भी कार लेने का सोच ही रहा था तो हाइब्रिड लेना चाहिए, बट हाइब्रिड बहुत महंगा पड़ जाता है, इसी वजह से हाइब्रिड का ऑप्शन छोड़ देता है आदमी। बस इसको अगर ये जीएसटी अगर कम होगा तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव बेस्ड पॉलिसी, लाइफ साइकिल एमिशन एंड जीएचजी नॉर्म, लाइफ साइकिल मतलब पूरे लाइफ साइकिल में, मतलब जब से बैटरी निकला, मतलब लिथियम उथियम आयन निकला, तब से लेके बैटरी बना, तब से लेके पूरा कार बना, फिर कार यूज हुआ, फिर उसको रिसाइकिल रिसाइकिल करना है तो किया गया, पूरे लाइफ साइकिल में कितना एमिशन होता है ग्रीन हाउस गैस का, ये ऑब्जेक्टिव पॉलिसी का होना चाहिए, रादर देन कि कार चल रहा है तो उसमें एमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया, सिंपल सा दिखने लायक बहुत ही बढ़िया कीवर्ड है जो आप यूज करोगे जीएस पेपर 3 में। अवॉइडिंग टेक्नोलॉजी बायस, टेक्नोलॉजी बायस को अवॉइड करो। गवर्नमेंट शुड नॉट चूज स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी बट सेट स्टैंडर्ड टू इनकरेज डेवलपमेंट, स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को चूज नहीं करो कि मैं ईवी को ही करूंगा, है ना। सेट स्टैंडर्ड, हाइब्रिड को भी करो ना, हाइब्रिड को करने में क्या दिक्कत आ रहा है। सस्टेनेबल सब्सिडी प्रैक्टिसेस, सब्सिडी ऐसा दो कि सस्टेनेबल हो, लार्ज टाइम पे हम लोग उसको सब्सिडी 10 साल चला पाए, ऐसा नहीं कि 1 साल चलाया फिर फुस हो गया। टारगेटेड इंसेंटिव, इंसेंटिव शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड अचीविंग मैक्सिमम एनवायरमेंटल एंड कॉस्ट एफिशिएंसी, हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या होना चाहिए, जीरो एमिशन होना चाहिए। while zero emission vehicles are a goal, policies must consider current energy sources and lifestyle emission from realistic and impactful outcome। सेकेंड टॉपिक ऑफ द डे पे चलते हैं जो कि आज का हमारा आखिरी टॉपिक ही है। ये बात करता है इंडिया और चाइना की, इंडिया चाइना में इशू चल रहा है और ये इशू 2020 में चल रहा है ना। जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख रीजन जो है, लद्दाख रीजन में
गालवान वैली आती है। गालवान वैली पे स्टैंड ऑफ हो गया चाइनीज आर्मी का और इंडियन आर्मी का। तो वहां से और ये पूरे इलाके में जो इंडिया और चाइना को के बीच जो लाइन है जिसको हम बोलते हैं एलएसी, एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसके उस साइड का कंट्रोल चाइना के पास में है जिसको हम अक्साई चीन बोलते हैं, और इस साइड का कंट्रोल इंडिया के पास में है जो कि इंडिया ही है, लद्दाख है। तो ये यहाँ बीच वाला जो लाइन है जहाँ गालवान वैली आता है, पेंगोंग सो लेक आता है, तो इस एरिया में स्टैंड ऑफ हो गया। और यहाँ पे जो टेंशन्स हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, वो 100% जीरो नहीं हुए हैं, जो मिसट्रस्ट है वो कम नहीं हो रहा है। उसके बाद से उस 2020 के बाद से इंडिया और चाइना के रिलेशन में एक बहुत ही डिप आया और इंडिया और चाइना के रिलेशन क्या हो गए, लोएस्ट पे चले गए। तो क्या इंडिया और चाइना के रिलेशन को हमें लोएस्ट पे छोड़ना चाहिए? क्या इंडिया और चाइना, क्या चाइना को हमें पाकिस्तान की तरह ही सोचना चाहिए कि ऐसा एडवर्सरी है जिसकी हमें जरूरत नहीं है ना, जिस जो अगर एनिमी रहे तो फर्क नहीं पड़ता? क्या ऐसा फॉरेन पॉलिसी होना चाहिए? क्या ऐसा फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि चाइना से हम कैसे अपना रिलेशन इंप्रूव कर सकते हैं, है ना। तो फिलहाल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उन्होंने भी बात किसकी कही है कि चाइना से रिलेशन इंप्रूव करने की कही। It consider historical tension, economic interdependence, strategic diplomacy, global dynamics and domestic political। ये आर्टिकल जो है इन सब चीजों की बात करता है कि हिस्टोरिकल टेंशन, इंडिया और चाइना के बीच हिस्टोरिकल टेंशन कितने रहे, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, आजकल आप जूते भी खरीदते हो वो भी चाइनीज आने लगा है ना। अगर आप लैपटॉप मोबाइल पे देख रहे हो तो काफी चांसेस हैं कि वो भी चाइनीज चाइनीज मेड है। स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी, इंडिया चाइना के बीच स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट, ग्लोबल डायनेमिक्स कैसे शेप हो रहा है ना, यूएस कैसे क्या कर रहा है, रशिया क्या हो रहा है, तो इन सब और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो अभी मोदी जी की गवर्नमेंट आई है जो एक कोएलिशन गवर्नमेंट है, तो इन सब चीजों को देखते हुए अब डील करना है किससे, चाइना से डील करना है। गालवान क्लैश जो है 2020 से चल रहा है ये तो हमें पता है, और ये चैलेंज क्या है, परसिस्टेंटली चल रहा है, परसिस्टेंट कंटिन्यूअस चल रहा है ना। ये गालवान का क्लैश आप सोच सकते हो। अपकमिंग डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट देखो, एससीओ जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको पता है, ये ग्रुपिंग से, ये सारे कंट्रीज जो है ग्रुपिंग का पार्ट है, जिसमें इंडिया भी एक पार्ट है, जिसमें चाइना भी एक पार्ट है, जिसमें रशिया भी पार्ट है, जिसमें पाकिस्तान भी पार्ट है। तो ये एक पार्ट है और कजाकिस्तान वगैरह कंट्रीज पार्ट है। इनका मीटिंग होने वाला है। मीटिंग कब होने वाला है? अस्थाना में होने वाला है, हर साल होता है। यहाँ पे मोदी जी और जी जिनपिंग, जो कि जी जिनपिंग चाइनीज प्रेसिडेंट है, दोनों लोग मिलने वाले हैं। तो मिलने वाले हैं तो डायलॉग के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाता है। इंडिया का स्ट्रेटजिक अप्रोच क्या है? मोदी जी ने भी इस बात को रिसेंट इंटरव्यू में एम्फेसाइज किया है कि हमें बॉर्डर इशू को अर्जेंटली नॉर्मलाइज करना है, जो कि इंडिया और चाइना के बीच चल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जल्दी से जल्दी बॉर्डर इशू को नॉर्मलाइज करें जिससे एक स्टेबिलिटी आए, रीजनल स्टेबिलिटी भी आए और ग्लोबल स्टेबिलिटी भी आए, क्योंकि इंडिया और चाइना बहुत बड़े कंट्री हैं ग्लोबल लेवल पे भी। चाइना का रिस्पॉन्स क्या है? चाइना का रिस्पॉन्स, चाइना ने भी बोला है कि कम्युनिकेशन चल रहा है, पॉजिटिव प्रोग्रेस चल रहा है डिप्लोमेटिक और मिलिट्री डायलॉग्स में। मिलिट्री भी डायलॉग कर रहा है, डिप्लोमेटिकली भी डायलॉग चल रहा है कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। गोल क्या होना चाहिए दोनों कंट्रीज के बीच में? ट्रस्ट को बढ़ाना। अभी ट्रस्ट बहुत डेफिसिट है। कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले डायलॉग करना, प्रॉब्लम बढ़ाने वाले नहीं। एंड मैनेज डिफरेंसेस इफेक्टिवली, डिफरेंसेस को इफेक्टिवली कम करना, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को बढ़ाना। फॉरेन पॉलिसी के नुआंसेस क्या है? शिफ्ट इन अप्रोच। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हाईलाइटेड नुआंस्ड इशू। नुआंस मतलब एकदम छोटे छोटे डिटेल्ड इशू, सच एज पेट्रोलिंग राइट, मतलब बॉर्डर पे कौन किसकी आर्मी किधर पेट्रोल करेगी, एबिलिटीज इंक्लूडिंग अ शिफ्ट फ्रॉम प्रीवियस स्टैंड ऑफ मियर डिसएंगेजमेंट। सिर्फ डिसएंगेजमेंट की बात नहीं है, चलो इधर की आर्मी इधर आ जाओ, उधर की आर्मी इधर आ जाओ। हमारी आर्मी बॉर्डर पे पेट्रोल भी करे, है ना, घूमे भी, इधर उधर से जाए, ये बातें भी करी जा रही है। स्ट्रेटेजिक विजन, मोदी जी विजन प्रोवाइड अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल सॉल्यूशन, सस्टेनेबल सॉल्यूशन में फोकस और स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट में फोकस। ताइवान तिब्बत एंड स्ट्रेटेजिक लेवरेज, इम्पैक्ट ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन। ताइवान में तिब्बत का स्ट्रेटेजिक लेवरेज क्या है, इंडिया चाइना रिलेशन पे क्या इम्पैक्ट है वो समझते हैं। प्रो provocative interaction, Prime Minister Modi's exchange with Chinese President Lai Ching-te on social media marked a notable first sparking Chinese ear, है ना, एक फर्स्ट स्पार्किंग चाइनीज एयर को इसने लेके आया। हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात करें जो कि ताइवान प्रेसिडेंट के साथ बातचीत हुई। अब चाइना और ताइवान का क्या रिलेशन
चाइना और ताइवान। ताइवान को चाइना अपना पार्ट ही मानता है। चाइना का एक पॉलिसी है और वो चाइना बोलता है वन चाइना पॉलिसी। ये एक हिस्टोरिक इशू है ना। जब चाइना में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन आ रहा था 1949 के आसपास, जो मेन चाइनीज वहां पे किंगशिप वाली गवर्नमेंट थी, वो कहाँ चली गई, उसको खदेड़ के ताइवान वाले एरिया में भगा दिया गया। और चाइना हमेशा से क्लेम करता रहा है कि ताइवान उसका ही पार्ट है, भले ही वहाँ अलग सिस्टम चल रहा हो। तो चाइना ताइवान को अपना पार्ट मानता है। और चाइना बोलता है कि कोई भी कंट्री जैसे इंडिया, यूएस, अगर ताइवान से दोस्ती रखेगा तो सिर्फ ताइवान से ही रखे, फिर चाइना से दोस्ती हो नहीं पाएगी, चाइना को फ्रेंडशिप हो नहीं पाएगी, या चाइना को रिकॉग्नाइज हो नहीं पाएगा। मतलब चाइना बोलता है कि देर इज जस्ट वन चाइना और ताइवान इज ऑल्सो चाइना। इसी को बोलते हैं वन चाइना पॉलिसी। और अभी मोदी जी ने क्या किया है, मोदी जी और ताइवान के प्रेसिडेंट ने एक्सचेंजेस किए हैं सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया पे वो एक्सचेंजेस करेंगे तो उससे चाइना नाराज हो रहा है। प्रेसिडेंट लाई, जो ताइवान के हैं, कॉन्ग्रेचुलेटेड मोदी जी ऑन हिज री इलेक्शन, हाईलाइटिंग एस्पिरेशन फॉर डीपनिंग इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन। जो पॉलिटिकल कोऑपरेशन नहीं है ताइवान के साथ, क्योंकि पॉलिटिकली हम किसको रिकॉग्नाइज करते हैं, चाइना को। बट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड वगैरह ताइवान से चलता है, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन भी चलता है। चाइना का रिएक्शन, चाइना ने क्या बोला है कि इंटरेक्शंस को, ताइवान के साथ इंटरेक्शन को अवॉइड किया जाए। इंडियाज अप्रोच टू ताइवान, हमने कैसा ताइवान के साथ अप्रोच रखा है, फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया बताया गया मैंने। कॉमर्स पे फोकस रहा है, कल्चर पे फोकस रहा है, एजुकेशन पे फोकस रहा है। रिलेशनशिप रहा है बट लो की रहा है, बहुत दिखा के बहुत हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप हमने ताइवान के साथ मेंटेन नहीं किया है। अच्छा, जो चाइना है उसका एक मेन प्रॉब्लम तिब्बत भी है ना। तिब्बत जो है, जो इंडिया से बिल्कुल सटा हुआ है और अरुणाचल वाले एरिया से जो बिल्कुल सटा हुआ एरिया है, तो तिब्बत वाली भी प्रॉब्लम है। तिब्बत में भी कभी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट चला करती थी, और चाइना इंडिया ने पंचिल अग्रीमेंट किया था 1954 के अराउंड। और पंचिल एग्रीमेंट में इंडिया ने एग्री किया था कि तिब्बत इज ए पार्ट ऑफ चाइना। और तिब्बत में दलाई लामा, जो कि बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल गुरु है ना, वही वहां पे एक तरह से रूल कर रहे थे। तो चाइनीज आर्मी आई और चाइनीज आर्मी पूरा एक्वायर करने की कोशिश करी। तो दलाई लामा कहाँ चले आए, इंडिया चले आए उस टाइम में अपने बहुत सारे फॉलोअर के साथ, और आके कहाँ पे बस गए, धर्मशाला में बस गए। तो वही धर्मशाला जो है, इसलिए नाम भी वो धर्मशाला हम लोग उससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, यूएस कांग्रेस डेलीगेशन एंड तिब्बत। अब बाई पार्टीजन यूएस कांग्रेस डेलीगेशन विजिट धर्मशाला, धर्मशाला विजिट हुआ जहाँ पे दलाई लामा वगैरह रहते हैं, वहां पे यूएस की डेलीगेशन मिली है। तो इससे चाइना रिएक्शन दे रहा है कि भाई ये लोग तिब्बत वाले लोग हैं, हमारे लोग हैं, तुम क्यों मिल रहे हो। पॉलिटिकल स्टेटमेंट, जो यूएस की हाउस स्पीकर फॉर्मर रही नैन्सी पोलोसी, वो आई थी डेलीगेशन में, उन्होंने कमेंट किया दलाई लामा लेगेसी के बारे में, और जी जिनपिंग का क्रिटिसिज्म भी कर दिया। तो इससे यूएस में और चाइना में टेंशन बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। लेजिस्लेटिव एक्शन, यूएस कांग्रेस पास द प्रोमोटिंग रेजोल्यूशन टू द तिब्बत चाइना डिस्प्यूट। यूएस का कांग्रेस, कांग्रेस किसको बोलते हैं यूएस में, पार्लियामेंट को बोलते हैं। यूएस के पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया, तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट, अफॉर्मिंग सपोर्ट फॉर तिब्बत, तिब्बत का सपोर्ट है ना। चाइना भले ही एक्सेप्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट कर रहा है, बट सपोर्ट किसका, तिब्बत का। मतलब तिब्बत में एक तरह से इंसर्जेंसी वाला माहौल रहता है कि अलग से उनको, अलग से एक सेपरेट कंट्री बनाना है। इंडिया ने तो मान लिया था तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइना, बट कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली हम लोग सपोर्ट करते हैं, दलाई लामा वगैरह को अपने यहाँ जगह दिए हुए हैं। और यूएस तो डायरेक्टली ही सपोर्ट करने लग गया अभी। डिप्लोमेटिक प्रेशर, चाइना अर्ज द यूएस टू ऑनर कमिटमेंट, चाइना ने बोला यूएस को कमिटमेंट को ऑनर करो रिगार्डिंग तिब्बत, एंड रिफ्रेन फ्रॉम एक्शंस परसीव्ड एज सपोर्टिंग तिब्बतन इंडिपेंडेंस। तिब्बत के इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करने जैसे एक्शन से अलग रहो, रिफ्रेन करो। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, पेलोसीज प्रायर विजिट टू ताइवान, पेलोसी ने पहले ताइवान भी विजिट किया है। एंड रिसेंट लेजिस्लेटिव एक्शन अंडरस्कोर परसिस्टेंट यूएस चाइना टेंशन, जिसमें कि यूएस चाइना टेंशन क्या दिख रहा है, परसिस्टेंस दिख रहे हैं, कंटिन्यूअस दिख रहा है ना, तिब्बत इशू के अलावा। एनालिसिस ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, रिसेंट डेवलपमेंट का कैसे एनालिसिस किया जाना चाहिए। इंडियन इंटेंट एंड स्ट्रेटेजिक सिग्नल, बॉर्डर रेजोल्यूशन इंटेंट, पहले तो मोदी जी चाहते हैं, एस जयशंकर चाहते हैं कि चाइना के साथ जो बॉर्डर इशू है वो ठीक हो जाए। स्ट्रेटेजिक सिग्नल, पेलोसी विजिट टू द दलाई लामा अहेड ऑफ पोटेंशियल मोदी जी जिनपिंग मीटिंग इन अस्ताना सिग्नल्स इंडियाज स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग अमिड्स डिप्लोमेटिक मनूवर। तो ये इंडिया का स्ट्रेटेजिक सिग्नल भी देता है ना।
पॉलिटिकल कंसिडरेशन एंड मैंडेट। इंडिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अडॉप्ट हो रहा है। कुछ एनालिस्ट ने इंडिया को सजेस्ट किया है, इंडियाज अप्रोच टू बॉर्डर रेजोल्यूशन में हैव शिफ्टेड पोस्ट इलेक्शन। इलेक्शन के बाद मोदी 3.0 में हमारा बॉर्डर रेजोल्यूशन को लेके जो अप्रोच है वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, क्योंकि मैंडेट क्या है इस बार वीकर है। मैंडेट वीकर है तो जल्दी से जल्दी जो गवर्नमेंट है वो चाइना के साथ जो बॉर्डर इश्यूज है उसको सुलझा लेना चाहती है। गवर्नमेंट ज्यादा सावधान है पब्लिक परसेप्शन को लेके कि क्रिटिसिज्म होता है अगर हम लोग चाइना के मैटर्स को जल्दी से जल्दी समझा नहीं पाए, रिकंसिलिएशन नहीं कर पाए। इकोनॉमिक इंपेरेटिव एंड सिक्योरिटी कंसर्न क्या है, स्टेबिलिटी पे फोकस होना चाहिए, इकोनॉमिक्स पे फोकस होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस होना चाहिए, जॉब क्रिएशन में फोकस होना चाहिए, इन्फ्लेशन को टैकल करने में फोकस होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप अपने आंसर्स में जरूर डालना। लेसन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियाज एंगेजमेंट विद चाइना, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग डिफरेंस। ऑस्ट्रेलिया और चाइना में भी डिफरेंस है बट वो डिफरेंस को क्या करते हैं, मैनेज करता है। वाइल सेफ गार्डिंग कोर नेशनल इंटरेस्ट, अपना अपना कोर नेशनल इंटरेस्ट दोनों लोग क्या करते हैं, सेफ गार्ड करते हैं। मोदी जी मीटिंग एंड बायलैटरल डायनेमिक्स, past meeting outcome, recent Modi Ji meeting have not yielded significant progress amidst the ongoing border dispute। recent मोदी जी मीटिंग ने कोई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं दिखाया है ना, तो आगे दिखाने वाली बात करनी चाहिए। भले ही प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, इंडिया चाइना का ट्रेड बहुत बढ़ रहा है। अभी ट्रेड जानते हो कितना पहुंच गया, 136 बिलियन। ये 136 बिलियन यूएस डॉलर, ये बहुत ज्यादा होता है ना। भले ही हमारा सिक्योरिटी कंसर्न है बट इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है किसके बीच, इंडिया और चाइना के बीच। हमें फाइनली क्या करना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया से सीखना चाहिए, डिसएग्रीमेंट को मैनेज करो और चाइना के साथ इकोनॉमिक टाइज को सस्टेन करो, चलने दो। इंडिया के लिए पोटेंशियल क्या है, इंडिया में एक्सप्लोर a similar strategy like Australia, contingent upon factor including Xi Jinping political will and strategic alignment। ये ध्यान में रखते हुए कि जी जिनपिंग का पॉलिटिकल विल क्या है और स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट क्या है। तो थोड़ा बहुत अगर आपको बेसिक्स आईआर का नॉलेज होगा तो ये टॉपिक काफी अच्छे से समझ में आया होगा। और जिन पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करता हूँ उन पॉइंट को आप नोट्स जरूर बनाया करो। कई बार आप बोलते हो ना सर किन पॉइंट्स का नोट्स बनाना है वो समझ में नहीं आता, तो खासकर जो बिल्कुल नए स्टूडेंट है जिन्होंने अभी 10 दिन पहले, 1 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट किया, उनको तो हर चीज नया नया सा लगता होगा, उनको लगता होगा कि क्या ही करें इसमें, सब नोट्स ही बनाने लायक लग रहा है। बट जो थोड़े पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत बेसिक टर्म पढ़ ली है, एटलीस्ट 6 मंथ्स पढ़ाई कर ली है, उनके लिए मैं हाईलाइट जरूर कर देता हूँ कि आपको क्या नोट्स बनाने की जरूरत है। और डेली अगर ये काम कर लिया करोगे तो आपके लिए चीजें और ज्यादा आसान हो जाती हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू, जय हिंद।